नमस्कार बच्चे, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने वाला है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूं, जिसके थ्रू आप बोर्ड एग्जाम में हो सकता है किसी कारणवश अगर आप कम भी पढ़ते हैं तो नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। वो टिप्स आपको ध्यान रखना है। हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं कुछ ना कुछ टिप्स जरूर बताऊंगा। वैसे आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसका आपका जो इंटरनल एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के बारे में मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। उससे पहले आपको 5 टिप्स मैं बताना चाहूँगा सीबीएसई से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगा। पहला टिप्स ये है कि आप चाहे जितना भी पढ़िए, पर आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी अन्य बुक से पढ़कर दूसरे बुक का लैंग्वेज को आप अपने कॉपी में जाकर जमा कर दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आप बेशक सही लिखते होंगे, पर एनसीईआरटी का बुक का लैंग्वेज अगर मैच नहीं करेगा तो आपका नंबर भी जो है थोड़ा बहुत जरूर ऊपर नीचे होगा। दूसरा टिप्स ये है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने लिखा था पर मेरे को नंबर नहीं मिला, तो ये बस कहने की बात है जो सिर्फ आप कुछ लोगों तक सुना सकते हैं। वैसे बच्चे लोग, आपको मैं बता देता हूं कि जब भी आप एग्जाम देते हैं आपके कॉपी को 2 बार अलग अलग लोगों द्वारा चेक किया जाता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है और आप ये नहीं सोच सकते कि आप गलती करेंगे और आपको नंबर मिल जाएगा। तीसरा चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स में कुछ प्रूफ आता है और प्रूफ में किसी कारण से अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस प्रूफ को पूरा करने का तरीका यह है कि लास्ट में आप जरूर LHS इक्वल टू RHS लिखिए। 70% केसेस में जिन जिन बच्चों ने ये काम किया उनको फुल मार्क्स मिला है। तो अगली बार से अगर आप किसी क्वेश्चन में थकते हैं या अटकते हैं तो 100% आप LHS इक्वल टू RHS कर लीजिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चौथा, फोर्थ मेन चीज ये है कि अगर आप किसी कारण से क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं या गलत क्वेश्चन नंबर लिखते हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको इसमें नंबर मिलने वाला है, क्योंकि गलत क्वेश्चन नंबर लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे लोग हमेशा आप क्वेश्चन नंबर को जरूर मैच कीजिए, जिससे कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, आपका नंबर पूरा का पूरा आए। और एक और मेन चीज, कई बार कुछ बच्चे लोग क्वेश्चन टफ आने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन टफ आता है तो आपको खुशी मनाना चाहिए कि आपका जो मार्किंग होगा दैट इज लिबरल, मतलब ज्यादा नंबर मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी लिखते हैं। तो ये 5 टिप्स थे सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अगली बार जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो इन सारे टिप्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जो आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के पहला जो इंटरनल एक्सरसाइज है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन। देखिए मैग्नीशियम रिबन की बात करता है, बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग को क्यों क्लीन करना चाहिए। तो देखिए बच्चे लोग, मैग्नीशियम अगर रहता है तो ये बर्न होने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऐसा ही ना। ये बर्न होगा तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि जब आप मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप ओपनली एयर में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर छोटे 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 ऑक्साइड्स के लेयर फॉर्म हो जाता है। अब जब ऑक्साइड्स के लेयर फॉर्म हो जाएंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करते हैं तो आपका बर्न नहीं होगा। इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब भी मैग्नीशियम रिबन को आपको बर्न करना होता है उससे पहले उसको रब करना जरूरी है, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत नहीं हो बर्निंग में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चे लोग, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एक चीज तो आपको पता होगा कि हम लोग को हमेशा बैलेंस करके रखना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया है कि हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लिखेंगे H2 प्लस क्लोरीन का क्या लिखेंगे हम लोग Cl2, और ये क्या बनाता है HCl।
अब यहाँ पर हम लोग को पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कहता है कि जब भी कोई चीज बनता है तो आउटपुट उतना ही देगा जितना कि इनपुट होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम हैं, यहाँ पर क्लोरीन के हैं, पर यहाँ पर दोनों का एक ही है। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए आगे हम लोग 2 लगा देंगे और इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर की बात करें, कहता है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहां पर देखिए बेरियम क्लोराइड, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करता है। तो यहां पर सबसे पहली बात कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या है, तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का BA लिखेंगे हम लोग, और क्लोरीन का क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप क्रिस क्रॉस मेथड पढ़े होंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेरियम का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का 1 है। इसका मतलब ये क्रिस क्रॉस मेथड में क्लोरीन के नीचे 2 चला जाएगा तो BaCl2 हो गया, और प्लस एल्युमिनियम सल्फेट होगा AlSO4 फॉर्म्स करता है BaSO4 और प्लस AlCl3। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो BaSO4 एल्युमिनियम क्लोरीन आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 करके 6 कर देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा चीज आप लोग याद रखिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम और सल्फेट। एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, सल्फेट का होता है 2। क्रिस क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग एल्युमिनियम का हो जाएगा Al2 और इधर आपका SO4 इसलिए इस तरह से इसको याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री रटने का चीज नहीं होता, आप अगर इसको समझ कर करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए समझिए केमिस्ट्री, तभी तो एक चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या कहता है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम आपको पता है, सोडियम का क्या होगा Na, वाटर का क्या होगा H2O। क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन दैट इज H2। यहाँ भी हम लोग देख लेंगे बैलेंस करके, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 3, इसलिए इसको हम लोग को 4 करना पड़ेगा। ये हो गया और आपका ये हो गया और ये हो गया, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, है ना। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का तीनों हम लोग कर लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, कहता है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट क्या बनाता है, in water reacts to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा BaCl2, और सोडियम सल्फेट का भी फॉर्मूला होगा Na2SO4। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का हम लोग लिखते हैं 3 नंबर हम लोग कर रहे हैं, 3 का फर्स्ट नंबर है। बेरियम क्लोराइड का आपका हो जाएगा BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 फॉर्म्स क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है दैट इज BaSO4 और प्लस साथ में क्या बनाएगा NaCl। यहाँ पे सिंपल चीज है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का रिएक्शन माइनस के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, माइनस का कॉम्बिनेशन प्लस के साथ, इसलिए BaSO4 बना और NaCl। सोडियम 2 है तो इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे और इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये हो गया आपका 3 का फर्स्ट नंबर। हम लोग पेज नंबर 6 की अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH reacts with hydrochloric acid। तो हम लोग देखते हैं 3 का 2 नंबर दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब NaOH
और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl। अब यहाँ पर पूरा करने से पहले आपको कुछ और चीज़ मैं बता दूंगा। आप पढ़े होंगे एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ में आपका वाटर फॉर्म करता है। जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करेगा हमेशा सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करते हैं, आप याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं इसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पर भी आपका ये क्या है, बेस है और ये क्या है, एसिड है। इसका मतलब ये सॉल्ट बनाएगा दैट इज NaCl और साथ में आपका क्या बनाएगा, वाटर दैट इज H2O। और इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला आपका पेज नंबर 10 में चलते हैं। हाँ जी, कहता है इस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। देखिए व्हाइट वॉशिंग कर दिया, इसका मतलब है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है। व्हाइट वॉश का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहता है कि व्हाइट वॉशिंग नेम द सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस आपका क्या हो गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगला कहता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन एबव विद द वाटर। कहता है कि अगर इसको हम लोग पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग देखते हैं चूना को जब भी पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट को लिबरेट करता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, तो ये बनाएगा CaOH और साथ में आपका क्या करेगा, ट्रिमेंडस हीट को रिलीज करेगा। तो ये आपका पता चल गया कि जब भी हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो हमेशा वो क्या करेगा, हीट देगा और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करता है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज द डबल ऑफ द सेकेंड वन। इसको आप ऐसे समझिए, क्लियरली करता है, ये बात कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की ये बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में बच्चे लोग क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका पानी को ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहता है कि जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट करते हैं तो इसमें से कोई एक जो है दूसरे का डबल होता है बाई वॉल्यूम। ऐसा क्यों, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम H2O लेते हैं, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो साथ में आपका H2 बनाएगा और क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो 2H2O 2H2 एंड O2। अगर यहाँ पर इन दोनों का रेशियो को आप देखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है। वही ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज 1 मॉलिक्यूल। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 2:1। मतलब कि अगर हाइड्रोजन 200 ml होगा अगर सपोज, तो ऑक्सीजन कितना होगा, दैट इज 100 ml। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि डबल क्यों होता है। तो आपको एग्जाम में लिखना है क्योंकि 2 molecules of hydrogen reacts with 1 molecules of oxygen. Therefore, if we obtain hydrogen or oxygen after electrolysis, we find 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen. तो ये आप समझ गए होंगे। अगला चलते क्वेश्चन हम लोग अब सेकेंड में पेज नंबर 13 की बात कर रहे हैं, है ना। पेज नंबर 13 कहता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड। अब यहाँ पर देखिए बच्चे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। पेज नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं, पेज 13 की बात कर रहे हैं हम लोग। और कहता है कि अगर किसी कंटेनर में हम लोग कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, और इसके अंदर अगर हम लोग आयरन नेल को अगर डालते हैं तो इसका कलर जो है वो कलर चेंज क्यों हो जाता है ना, कलर चेंज क्यों हो जाता है। तो इसको रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे।
कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। आयरन का नेल इसमें अगर डालते हैं तो दैट इज Fe। दोनों मिलकर रिएक्शन करेगा, दैट इज FeSO4 फॉर्म करेगा और साथ में Cu क्या करेगा, रिलीज करेगा। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि CuSO4 और फिर अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो है वो आपका कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब कि Fe जो है कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और ये आपका FeSO4 बनाएगा। अब इन दोनों का नाम बता देता हूँ। केमिकल नेम तो कॉपर सल्फेट है, पर वैसे इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज ग्रीन विट्रियोल। ठीक है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लू कलर का होगा और ये किस कलर का होगा, दैट इज ग्रीन कलर का। तो जब भी आपका कलर, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको लिखता है चेंज इन कलर, एक ऐसा रिएक्शन बताइए जिसमें चेंज इन कलर होता है, तो उसमें आपको हमेशा यही रिएक्शन लिखना है। सिंपल है, आसान है, याद रखना भी सिंपल है। तो चेंज इन कलर अगर आपको कहता है तो आप CuSO4 दैट इज ब्लू कलर, आपका रिएक्शन ये क्या कर देता है, ये ग्रीन कलर का फॉर्मेशन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे लोग आपको हम बताए थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल में क्या होता है ना कि एक ही कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दूसरे तरफ शिफ्ट होता है और डबल में दो कंपाउंड। तो इसमें एक सिंपल है, बहुत नॉर्मल है, जो हमेशा यूज किया जाता है, दैट इज AgNO3 प्लस NaCl फॉर्म्स AgCl और प्लस साथ में बनाता क्या है, NaNO3। इसमें आप देखिए, इसमें भी आपका सिल्वर और नाइट्रेट ये टूटकर अलग हो जाता है और इसमें भी आपका सोडियम और क्लोरीन टूटकर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जब दोनों अलग अलग हो जाता है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपका क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे। इसमें एक और चीज बताते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपको कहाँ लगने वाला है, तो आपको कई बार देगा फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट का मतलब कि ये आपका क्या है, दैट इज एक्वस, ये भी क्या है, दैट इज एक्वस, लेकिन रिएक्शन करने के बाद ये सॉलिड फॉर्म करता है और इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। तो जब भी ये चीज आएगा तो आपको क्या करना है, इसी चीज को लिखना है। तो ये इक्वेशन बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो इसको समझने के लिए पहले ऑक्सीडेशन आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको है, ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन या तो ऐड होगा कंपाउंड में या एलिमेंट में या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसका अपोजिट में आपका रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन में आपका हो गया दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये केस होगा तो इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कहता है 4Na है ना, दैट इज 4Na प्लस O2 फॉर्म्स Na2। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या बन रहा है, पहले Na था जो बाद में क्या बन रहा है, दैट इज Na2। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, दैट इज एडिशन हो रहा है ना, किसका, ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब दैट इज सोडियम जो है दैट इज ऑक्सीडाइज, सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। सेकेंड वन की बात करें CuO, तो यहाँ पर देखिए CuO की बात करें, CuO क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। इसका मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, है ना। सिमिलरली सेकेंड वन की अगर बात करें H2O, H2 की बात कर रहे हैं, तो H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना,
इसका मतलब H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर देखें तो। और H2O एक ऐसा कंपाउंड है, ये आप याद रखिएगा, H2O एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना, दोनों ही चीज होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे इसको, कि जब भी रेडॉक्स की बात आएगी तो यहाँ पर H2O के अंदर आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और इस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। तो बच्चे लोग, इंटरनल जितने भी आपके एक्सरसाइज थे उन सबका मैंने आपको सॉल्यूशन दिया। आगे का जो आपका पेज नंबर 14, 15, 16 पेज नंबर में जो एक्सरसाइज है उसका भी कंप्लीट हम लोग वीडियो नेक्स्ट में बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे कि आपका एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो। चलिए, थैंक यू।